वेलकम टू लर्नो हब। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। हमारी न्यू सीरीज आईसीएसई स्टार्ट हो चुकी है जहां पर मैथ साइंस एसएसटी के सभी वीडियोस आपको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आईसीएसई क्लास 6 टॉपिक हमारा है द लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। तो टॉपिक्स यहाँ पर हैं द लेटर वेदास, ठीक है। वहाँ पर वेदास के बारे में जो हम लोग अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वहाँ भी हम लोगों ने वेदास की चर्चा की थी। लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया था कि कौन से वेदास जो हैं वो अर्ली वैदिक पीरियड के हैं, कौन से हैं लेटर वैदिक पीरियड के। वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यही चीज़ें देखेंगे। फिर आता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके का था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये जानेंगे। फिर बात आती है सोशल लाइफ, फैमिली किस तरीके की होती थी, रिलीजन क्या था, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है। उसमें किस तरीके से उनकी इकोनॉमी जो थी वो आती थी, ये ट्रेड, एग्रीकल्चर, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। इम्पैक्ट ऑफ आर्यन कल्चर, इसकी बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ आर्यन कल्चर, उनका क्या इम्पैक्ट रहा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जब वो लोग आए हैं जिस सोसाइटी में, फिर वहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर द लेटर वेदास, ठीक है। तो हमने जब अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जाना था तो उसका टाइम पीरियड था 1500 BC से 1000 BC, आपको याद होगा, ठीक है। फिर 1000 BC से स्टार्ट होता है आपका लेटर वैदिक पीरियड, 1000 BC से 500 BC, जिस समय क्या रहता है, जो इंडो आर्यंस थे सेटल होने लगे थे गंगेटिक वैली की तरफ, उसे हम लोग जानते हैं लेटर वैदिक पीरियड के नाम से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर BCE है तो आपको BCE ही लिखना है, यानी इस समय तक क्राइस्ट एरा जो था वो स्टार्ट नहीं हुआ था, यानी जीसस का बर्थ नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसको BC में ही लिखना है। अगर गलत कर दिया कि मतलब अगर आपने B छोड़ दिया, CE ही लिखा है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। कि आपने ये चीज़ें तो सही लिखी हैं और उसको CE बना दिया, गलत हो जाएगा। ये भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 1000 BC से 500 BC का टाइम, जिस समय क्या था, इंडो आर्यंस जब थे गैंगेटिक वैली की तरफ ये लोग शिफ्ट होने लगे, सेटल होने लगे थे, उसे हम लोग जानते हैं लेटर वैदिक पीरियड के नाम से, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं वेदास, जो हम लोग कह रहे थे द लेटर वेदास। तो वहाँ पर भी हमने वेदास की चर्चा की थी अर्ली वैदिक पीरियड में, बट वहाँ पर डिस्कशन ये था कि जो आपका वैदिक पीरियड है उस समय में जो वेदास लिखे गए हैं, ठीक है, 4 वेदास आपका है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 वेदास है, जिनमें से जो आपका ऋग्वेद है वो अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया है। बाकी तीनों जो हैं आपके सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये तीनों आपके लिखे गए हैं लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। तो ये लिखे गए हैं। उसके अलावा उपनिषद जो थे उनका भी हम लोगों ने जिक्र किया था, वो भी आपके लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए हैं। रामायण एंड महाभारत, 2 फेमस ये जो इपिक हैं, ये दोनों भी लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए हैं, और जो कि इतने फेमस रहे ना, रामायण एंड महाभारत ये जो इपिक हैं, ठीक है। तो अगर इनकी बात हम करें, इतने फेमस रहे, और इसमें क्या है, लॉन्ग पोइट्री वगैरह है, जिसमें कि जो वॉरियर्स रहे हैं उनकी ब्रेवनेस, उनकी कह सकते हैं जो वीरता रही, ठीक है, उसके बारे में लिखा गया है, ओके। जिस पे कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ हमारा इस पे डिपेंड करता है, ओके। तो ये चीज़ें, तो ये इतने फेमस एपिक थे जिसकी वजह से इसको हम लोग एपिक एज के नाम से भी जानते हैं। जो हिस्टोरियंस हैं वो इन्हें एपिक एज के नाम से भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब एक्सकेवेशन हुआ, ठीक है, खुदाई जब की गई, भाई चीज़ों के बारे में कैसे पता चलता है, ये सारे वेदास वगैरह ये सारी चीज़ें कैसे पता चली, जब जो हस्तिनापुर है, आज का मेरठ है, उस जगह की जो खुदाइयाँ हुई। उसके अलावा गंगेटिक वैली के प्लेन की तरफ अगर चले जाते हैं ऊपर साइड में, तो वहाँ की जो खुदाइयाँ हुई, वहाँ पर अगर देखा गया तो इसके इन चीज़ों के बारे में, और साथ ही साथ वहाँ से ये भी पता चला कि इस समय तक लोग जो थे वो लोहे का यूज़ करने लगे थे, ठीक है। बाकी रामायण एंड महाभारत, ये दो जो एपिक हैं, इनकी जो कह सकते हैं जिन स्टोरीज पे ये बेस हैं, उनके बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हैं, है ना, कि ये हमारी कह सकते हैं एक तरह से लाइफ से जुड़े हुए। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का था। देखिए कुछ चीज़ें जो थी हम लोगों ने डिस्कस की थी लेटर वैदिक पीरियड में, किस तरीके से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। अब यहाँ पर देखेंगे क्या उसमें कुछ चेंजेस आए या वो वैसे ही चल रहा है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्टेट्स,
ठीक है, मतलब ये कि जो छोटे छोटे ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन थे, ठीक है, जो आर्यंस थे ये क्या थे, ट्राइबल्स ही माने गए। तो जो छोटे छोटे ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन थे इनका अब एक्सपेंशन होने लगा, विस्तार होने लगा, और ये डेवलप हुए किसमें, लार्ज स्टेट्स के रूप में ये डेवलप हुए। ठीक है, उसके अलावा कुछ स्टेट्स जो थे वो इन इंडो आर्यंस के द्वारा बसाए गए थे, जैसे कि अगर हम बात करें कुरु जो अभी दिल्ली के पास है, ठीक है, उसके अलावा कोसला जो कि अवध, ठीक है, काशी, वाराणसी के नाम से हम जानते हैं, ये क्या है, ये सारे पुराने नाम हैं उन जगहों के, ठीक है, अभी हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। उसके अलावा मगधा जो कि बिहार की तरफ है, ठीक है, तो ये स्टेट्स उन्होंने अपनी तरफ से इस्टेब्लिश किए। ओके, द मोनार्की बिकेम हेरिडिटेरी। इस समय तक कह सकते हैं कि राज सत्ता जो थी वो पूरी तरह से बदल गई थी। मतलब जो राजा का शासन था, जो जिस तरीके से राजा बनाया जाता था, वो सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई थी। अब राजशाही जो थी वो वंशानुगत हो गई, ठीक है, हेरिडिटेरी, उस अकॉर्डिंग ये चलने लगी। यानी कि पहले क्या था, इसका मतलब कि पहले जो चीज़ें थीं वो जो काबिल होता था वो आ जाता था, ठीक है। अब क्या है, अब वो वंशानुगत हो गई, यानी कि जो राजा है अब उसकी फैमिली से ही लोग राजा बनेंगे। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। और पहले ये चीज़ें थी कि लोग जो थे अपने काम के अकॉर्डिंग जाने जाते थे, है ना, वो चीज़ें चेंज हो गई। उसके अलावा सभा समिति की बात करें तो उन्होंने राजा पर से अपना कंट्रोल खो दिया। पहले क्या था, सभा और समिति थी, तो राजा जो भी काम करता था उनके अंडर में, उनकी एडवाइस के आधार पर करता था। अब इन्होंने अपना पावर जो था वो खो दिया। सभा और समिति, सभा समिति क्या है वो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया था कि सभा कौन है, समिति कौन है, और साथ ही साथ कौन इनमें से बड़ा है। अब आपको फटाफट बताना है सभा बड़ी थी या फिर समिति। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में आगे देखते हैं, तो जैसे जैसे एम्पायर जो थे वो बड़े होते जा रहे थे, वैसे वैसे कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। ठीक है, बहुत जटिल होता जा रहा था, क्योंकि कड़ाई या फिर कह सकते हैं चीज़ें बिल्कुल एक तरीके से चेंज होती जा रही थी। ठीक है, जो अब किंग होता था, पहले सभा समिति ये सारी कुछ चीज़ें होती थी, उन्होंने अब अपना कह सकते हैं लॉस्ट, ठीक है, अपनी पावर जो थी, अपना कंट्रोल जो था वो उन्होंने खो दिया। अब क्या था, अब ऑफिसर्स होते थे जो कि राजा को असिस्ट किया करते थे। ठीक है, ठीक, वो होते थे क्या, डिपार्टमेंट हेड। ठीक है, उसके अलावा जो किंग होता था जब वो गद्दी पर बैठने लगता था, ठीक है, यानी कि जब उसका एक तरह से कहते हैं राज तिलक किया जाता था, है ना, तो जब वो गद्दी पर बैठने लगते थे तो क्या होता था कि उस समय जो प्रीस्ट होते थे, पुरोहित जिसे कहा जाता था, है ना, तो वो क्या करते थे, वो उनके लिए राजसूया यज्ञनाज वगैरह कराते थे। राजसूया यज्ञनाज क्या होता था, जो किंग है, अब जो वो सिंहासन पर बैठ रहा है उसे सुप्रीम पावर दिलाने के लिए इस यज्ञनाज को किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि किंग जो है वो क्या है, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसलिए उसके पास पावर भी होनी चाहिए। उसी पावर को दिलाने के लिए राजसूया यज्ञ कराया जाता था। उसके अलावा अश्वमेधा यज्ञ भी होता था। ठीक है, अब ये क्या था, इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना भी होगा और देखा भी होगा, बहुत सारे कार्टून्स भी। उसके अलावा जब आप लोग रामायण वगैरह देखे होंगे तो उस समय में आपने देखा होगा। तो अश्वमेधा यज्ञ जो था वो कराया जाता था कि उस समय किंग का जो हॉर्स होता था एक, वो छोड़ दिया जाता था। ठीक है, वो अलग अलग टेरिटरीज में घूमता था। अगर कोई उसे ऐसे ही घूमने दिया जाता था, कोई उसे चैलेंज नहीं करता था। जो चैलेंज अगर कर देता था तो क्या होता था, उसे राजा के साथ युद्ध करना होता था। अगर आपको याद होगा, जब आपने रामायण देखा है या कार्टून उसका वर्जन भी देखा है, तो वहाँ पर जब भगवान राम के द्वारा राजसूया यज्ञ कराया जाता है, अश्वमेधा यज्ञ कराया जाता है। अश्व मतलब होता है घोड़ा, है ना, तो उस समय घोड़े को छोड़ते थे इसमें, तो उनकी तरफ से जब अश्वमेधा यज्ञ कराए जाते हैं उस समय में क्या होता है, हॉर्स छोड़ दिया जाता है और कोई उसे नहीं पकड़ता है। लास्ट में जो लवकुश रहते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं, है ना, तो उन्हें चैलेंज किया जाता है कि वो राजा से युद्ध करें, है ना, तो उसमें बाकायदा लिखा भी रहता है, जो उसको वो जानते हुए वो लोग पकड़ते हैं उसको। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें थी कि कोई उन्हें फिर इसका मतलब उसको रोकने का मतलब, हॉर्स को रोकने का मतलब होता था कि वो राजा को चैलेंज कर रहा हो। अगर किसी ने नहीं रोका तो वो टेरिटरीज जो होती थी, जहाँ जहाँ वो घूम रहा होता था, वो राजा की हो जाती थी। इसलिए अश्वमेधा यज्ञ कराए जाते थे। चलिए बात करते हैं सोशल लाइफ किस तरीके की थी। सबसे पहले इसमें देखेंगे सोसाइटी। सोसाइटी जो थी उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्योंकि सोसाइटी जो थी वो बटी हुई थी। ठीक है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन की यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखा जाए सोसाइटी काफ़ी रिजिड हो गई थी और साथ ही साथ हेरिडिटेरी हो गई थी। ठीक है, यानी कि कठोर, और जो भी उसके रूल्स वगैरह थे, ठीक है, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए थे। और उसके अलावा बात करें तो वो वंशानुगत हो गई थी, यानी कि अब जो जिस फैमिली में जन्म लेगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी। ठीक है, अभी अच्छे से समझते हैं। द 4 क्लास केम टू बी नोन एज द 4 कास्ट।
जो पहले 4 क्लास थी, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, ठीक है, अब वो क्या थी, अब वो चेंज हो गई किसमें, कास्ट सिस्टम में, ठीक है। पहले क्लास था, अब वो कास्ट हो गया। अब जब कास्ट सिस्टम हो गया ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि फ़र्क क्या आया, फ़र्क ये आया जब लोग क्लास में थे तो वो अपने ऑक्यूपेशन से जाने जाते थे। अगर वो क्या कर रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ब्राह्मणास हैं, वो युद्ध पे चले गए, अब वो काम छोड़ के युद्ध पे चले गए, ठीक है, तो वो क्षत्रियास हो गए, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग वगैरह करने लगे, वो शूद्रास हो गए, सॉरी वो वैश्यास हो गए। उसके बाद वो औरों को सर्विस दे रहे थे, वो शूद्रास। तो अपने अकॉर्डिंग जब जिनका मन होता था वो उस क्लास में चला जाता था जहाँ पर उसको जैसी फैसिलिटी होती थी, ठीक। अब क्या था, ये चीज़ें बिल्कुल रिजिड हो गई और साथ ही साथ हेरिडिटरी हो गई, यानी कि अब आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बाय बर्थ अब लोगों को जाना जाने लगा कि जो ब्राह्मणास में जिसका जन्म हुआ है वो ब्राह्मण ही रहेगा हमेशा, जो क्षत्रियास में है वो क्षत्रियास ही रहेगा, वैश्यास वैश्यास ही रहेगा, एंड शूद्रास जो है वो शूद्रास ही रहेगा। ओके, इंटरकास्ट मैरिज जो थी वो नॉट अलाउड हो गई। पहले क्या था, पहले इंटरकास्ट जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी ना, पहले तो क्लासेस थी, आज ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, फिर क्षत्रियास का करने लगे, ठीक है, तो वहाँ पर कोई कास्ट नहीं थी, वहाँ पर क्लास थी, ठीक है। अब क्या हो गया, तो इस वजह से क्या था, कोई इंटरकास्ट वाली चीज़ें नहीं थी, अब यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज जो हो गई वो नॉट अलाउड। सोसाइटी बिकेम इंक्रीजिंगली डिवाइडेड ओवर टाइम। अब क्या था, कास्ट पे लोग बटे थे, इस वजह से सोसाइटी जो थी वो क्या हुई, लगातार डिवाइड होने लगी। क्यों, क्योंकि किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, किसी को नहीं दी जा रही, तो उससे क्या है, बैलेंस जो है वो बैलेंस ना रह के बैलेंस हो जाएगा। रूलिंग क्लास की बात करें तो रूलिंग क्लास कौन थे, जो प्रीस्ट वगैरह थे एंड किंग थे, ठीक है, तो ये 2 आते थे रूलिंग क्लासेस में, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वैश्यास जो थे उनकी भी कंडीशन ठीक थी, वहीं पे अगर शूद्रास को देखा जाए तो उनकी कंडीशन नहीं अच्छी थी बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि एक तो वो अनएजुकेटेड होते थे, ठीक है, उसके अलावा क्या होता था कि अदर 3 फैमिलीज़ को वो क्या करते थे, सेवा दिया करते थे, उनको सर्विस दिया करते थे, तो उनकी कंडीशन देखी जाए तो बहुत ही बुरी थी। चलिए अब इसी सोशल लाइफ में हम लोग बात करते हैं फैमिली लाइफ किस तरीके की थी। तो फैमिली जो होती थी उनके बीच में बॉन्डिंग देखी जाए तो अच्छी होती थी, साथ ही साथ फैमिली में देखा जाए तो वो ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। ज्वाइंट फैमिली आप सभी इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, ये और बात है कि लोग अब आज के टाइम में नहीं रह पाते हैं उस तरीके से, लेकिन फिर भी इसको आप समझते हैं ज्वाइंट फैमिली क्या है, ठीक है। तो ज्वाइंट फैमिली में लोग रहते थे, वो सिस्टम था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती थी। बर्थ ऑफ अ सन वॉज वेलकम्ड। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, अब इससे नहीं, ये नहीं लिखा है कि जब चाइल्ड का बर्थ होता था तो वेलकम होता था, यहाँ पर लिखा है कि सन का बर्थ होता था तो वेलकम होता था, यानी कि अब जो गर्ल्स थी उनको उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही थी, है ना, क्योंकि पहले क्या था, दोनों ही बराबर थे, अब सन जो थे उनका वेलकम होने लगा था। पोजीशन ऑफ वीमेन जो थी वो क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई, काफ़ी डिक्लाइन हो गई। पहले क्या था, वो हाईली एजुकेटेड होती थी, उन्हें हर तरह की एजुकेशन दी जाती थी, अब वो क्या था, उनकी मेन ड्यूटी जो थी वो थी अपने हस्बैंड की सर्विस करना, मतलब उसकी सेवा देना, साथ ही साथ फैमिली की टेक केयर, अब यही उनकी ड्यूटी रह गई थी, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो रिलीजियस सेरेमनी थी उसमें पहले भी पार्टिसिपेशन था उनका, वो चीज़ें जारी रहीं कि रिलीजियस सेरेमनी में उनका पार्टिसिपेशन अभी भी जारी रहा। बट एजुकेशन वगैरह में देखा जाए, अदर जो शिक्षाएं दी जाती थी अस्त्र शस्त्र की, उन सारी जगहों पर अब कह सकते हैं कि इन्हें वो एजुकेशन नहीं दी जाती थी। चलिए बात करते हैं 4 आश्रमास, ठीक है। इस समय में आश्रम सिस्टम जो था वो माना जाता था, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लोग जो थे अपनी लाइफ को बिताते थे। क्या था ये द 4 आश्रमास, इसको समझते हैं। तो लाइफ जो थी वो 4 स्टेज में डिवाइड की गई थी। इन 4 स्टेज में जो डिवाइड थी इसी को जाना जाता था आश्रमास या 4 स्टेज जो है, ठीक है। अब ये क्या थे, तो सबसे पहला जो स्टार्ट होता था वो था ब्रह्मचर्या, ठीक है। ब्रह्मचर्या क्या था, फर्स्ट स्टेज था। इसमें क्या होता था, जब बच्चा 7 ईयर का होता था, ठीक है, तब उसको गुरुकुल भेज दिया जाता था पढ़ने के लिए, ठीक है। तो गुरुकुल में वो बच्चा जाकर वहाँ पर पढ़ाई करता था और उस टाइम पीरियड को उनके या जो उनका वो स्टेज था उसे ब्रह्मचर्या के नाम से जानते थे। फिर सेकंड स्टेज की बारी आती है। सेकंड स्टेज जो होता था वो होता था गृहस्था, ठीक है, यानी 25 की एज जब हो जाती थी उसके बाद उसका विवाह हो जाता था, शादी हो जाती थी, फिर वो फैमिली में आकर रहता था, ठीक है। तो जब वो फैमिली में रहता था उसे कहा जाता था गृहस्था, गृह मतलब घर, है ना, घर वाली अवस्था, गृहस्था, ठीक है। तो उस समय उसको ये चीज़ कहा जाता था।
अब इसके बाद क्या होता था, इसका टाइम पीरियड 25 to 48 माना जाता था। ठीक है, 25 से 48 की जो एज होती थी वो गृहस्थाश्रम के लिए थी। फिर थर्ड जो था वो वानप्रस्था। वानप्रस्था मतलब एक प्रस्थान से लेते हैं, अगर संस्कृत आपके में होता है हिंदी के साथ थोड़ा बहुत ना, और संस्कृत अलग से भी अगर होता होगा तो प्रस्थान जो है कहीं कहीं पे होता है, कहीं पे नहीं होता संस्कृत, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो वहाँ पे प्रस्थान से लेते हैं कि अब जो मनुष्य होता था वो अपने घर को छोड़कर चला जाता था। ठीक है, चला जाता था किस लिए? ईश्वर की खोज के लिए, अपनी खोज के लिए, उसके लिए वो चला जाता था, जिसे कहते थे वानप्रस्था। ये होता था थर्ड स्टेज। इसके बाद आता था सन्यासा। सन्यासा नाम से समझ में आ रहा है ना, सन्यास ले लिया बिल्कुल। ये होता था लास्ट स्टेज। अच्छा, इसकी एज अगर हम लोग बात करें वानप्रस्था, इसकी एज होती थी 48 to 72। ठीक है, 48 to 72 वाला टाइम पीरियड इसका होता था थर्ड स्टेज का। फिर 72 से आगे जब तक लाइफ है तब तक का सन्यासा, यानी कि अब तक में वो पर्सन जो था वो तपस्या वगैरह करके, जो कहते हैं सत्य की खोज, ये सारी चीज़ें करके, बिल्कुल कह सकते हैं जो दुनिया होती थी उसकी मोह माया से हट चुका होता था, मतलब पूरी तरह से इस संसार से वो संन्यास ले चुका होता था। ठीक है, तो उसे जाना जाता था सन्यासा, जो कि लास्ट स्टेज था। द गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसकी गुरुकुल क्या होते थे। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो इस तरीके से उस समय में पहले गुरुकुल होते थे। ठीक है, यानी कि बच्चों को एजुकेशन अवेलेबल कराने के लिए गुरुकुल हुआ करते थे। ठीक है, तो जब बच्चे 7 साल के होते थे उनका उपनयन संस्कार कर दिया जाता था। आज के टाइम में भी होता है कई घरों में उपनयन संस्कार, लेकिन वो ज़्यादा एज पे होता है। ठीक है, पहले क्या था कि 7 साल का जब बच्चा होता था उसका उपनयन संस्कार हो जाता था और फिर उसे गुरुकुल भेज दिया जाता था, जहाँ पर वो हर तरीके की एजुकेशन लेता था। गुरुकुल जो होते थे ज़्यादातर जंगलों में होते थे, डेंस फॉरेस्ट जो होते थे यूजुअली वहाँ पर गुरुकुल हुआ करते थे। तो क्या था, एजुकेशन उनको हर तरीके की, वेदास वगैरह हैं उनकी भी मिलती थी, लाइफ को किस तरीके से हैंडल करना है, साथ ही साथ जंगलों में वो रह रहे हैं तो उनको अस्त्र शस्त्र की सारी शिक्षा जो थी, वेपन्स वगैरह की, आर्चरी वगैरह वो दी जाती थी। ठीक है, तो वो वहाँ पर उनको एजुकेशन मिलती थी। उसके अलावा जो टीचर्स होते थे वो स्टूडेंट को ट्रीट करते थे एज अ चाइल्ड, जैसे कि अपना बच्चे हों उस तरीके से वो ट्रीट करते थे। चाइल्ड तो वो होते थे लेकिन अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। और जो स्टूडेंट्स होते थे वो भी गुरु को स्पिरिचुअल फादर की तरह ट्रीट किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स जो थे, ठीक है, वो हेल्प करते थे गुरु की। वो गुरु के यहाँ रहते थे, गुरुकुल में, तो गुरु की वो हेल्प भी करते थे। किस तरीके से? जैसे पानी वगैरह भरना है। ठीक है, पानी क्या था तब, कुएं तालाब इन जगहों से आता था, नदियों से, तो पानी भरना हुआ। इसके अलावा खेतों में काम करना हुआ, लकड़ियाँ जंगल से लानी हुई। ठीक है, ये सारे कामों में वो हेल्प करते थे। अच्छा, इसके अलावा जो गुरु होते थे वो क्या करते थे, लोगों को सुना देते थे, ओरली ज्ञान देते थे, और उसी को बच्चे जो थे, स्टूडेंट्स जो थे, वो उसे याद किया करते थे। उनके पास कोई बुक वगैरह नहीं होती थी, उसको सुन के ही वो याद करते थे। ठीक है, उसके अलावा फिर आते हैं हम गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो गुरु दक्षिणा, जैसे आप लोग फ़ी देते हो, फ़ी आपकी जो जाती है वो तो हमेशा ही जाती है, हर ईयर में जाती है, ईयर में कई बार जाती है। ठीक है, आप जो जो कोर्स करते हो जहाँ जहाँ हर चीज़ की, बट इस टाइम में था जब गुरुकुल में जो बच्चा जाता था, जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी, जब वो अब उसके जाने का टाइम होता था, उस समय में अपनी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो लोग गुरु को जो फ़ी देते थे वो कहलाता था गुरु दक्षिणा। ठीक है, तो जैसे अगर राजा वगैरह के बेटे हैं वो उसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं, ठीक है, जो पुअर है वो अपने अकॉर्डिंग दे रहा है, इस तरीके से होती थी। इसके अलावा विमेन अगर देखा जाए तो उन्हें वैदिक लिटरेचर जो था वो उसकी एजुकेशन इस समय में वो नहीं अलाउ थी। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें अब उनको नहीं पढ़ाई जाती थी। जबकि अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड देखें, उस समय की 2 बहुत ही इंटेलिजेंट मानी जाने वाली नारियाँ, या फिर कह सकते हैं लेडीज़ थी, जिनका नाम था मैत्रेयी और गार्गी। ठीक है, यानी कि हम इनके कह सकते हैं ये इतनी ज़्यादा विद्वान थी, ठीक है, इतनी ज़्यादा हाईली एजुकेटेड थी ये, कि अपनी एजुकेशन के बल पर अच्छों को ये हरा दिया करती थी। बड़े बड़े दरबारों में ये बैठती थी और वहाँ पर कोई भी इनसे जीत नहीं सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से पहले एजुकेशन मिलती थी यानी। और अब हम देख रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड में कि अब उनके लिए नॉट अलाउड हो गई चीज़ें। चलिए बात करेंगे हम लोग रिलीजन की। तो रिलीजन अगर देखा जाए तो जो अर्ली वैदिक पीरियड के जो गॉड्स थे, अब उनकी इंपॉर्टेंस जो थी वो खो सी गई थी। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था उषा, यमा, वायु। ठीक है, अब उनकी वर्शिप नहीं होती थी उतनी। अब मेन इंपॉर्टेंट गॉड जो थे वो कौन थे? ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा।
ठीक है, ये होते थे। ब्रह्मा एज अ क्रिएटर, यानी कि जो हमारी सृष्टि है वो बनाने वाले, क्रिएटर हो गए, ठीक है। फिर विष्णु कौन होते थे? प्रिजर्वर, उसे चलाने वाले। शिवा हो गए बाद में उसे ख़त्म करने वाले, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट गॉड जो थे अब इनकी वर्शिप की जाने लगी। इसके अलावा वर्शिप के जो तरीके थे उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन आ गया था। पहले क्या था, इजीली चीज़ें हो जाती थी, ठीक है, कोई भी ब्राह्मण बन गया, अपने अकॉर्डिंग पूजा पाठ वगैरह लोग करा देते थे। अब ये सारी चीज़ें चेंज हो गई थी, जैसे कि रिचुअल्स देखा जाए, ठीक है, तो वो भी बिल्कुल चेंज हो गए थे। अब हर चीज़ जो थी कि ऐसे नहीं करना है वैसे, मतलब बहुत सारे रूल्स वगैरह इसमें आ गए थे। सैक्रिफाइसेस वगैरह भी दी जाने लगी थी समय तक। ब्राह्मण्स का स्टेटस अगर देखा जाए तो वो बढ़ता जा रहा था। क्यों? क्योंकि देखिए जो वर्शिप होती है या फिर रिचुअल्स वगैरह जो कराए जाते हैं, ठीक है, वो माना जाता है कि वो आपको ईश्वर के करीब ला रहा है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं ईश्वर की ब्लेसिंग्स के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। तो ईश्वर जो है, गॉड जो है, वो सबसे बड़ा माना जाता है। उस समय भी गॉड को लोग सबसे बड़ा मानते थे। तो गॉड से ब्लेसिंग्स दिलाने का काम जो था वो कौन करा रहे थे? वो ब्राह्मणास करा रहे थे। इसलिए ब्राह्मणास की जो पोजीशन थी उस समय काफ़ी वो बढ़ती जा रही थी। चलिए बात है एपिक्स पे। तो एपिक्स देखा जाए लेटर वैदिक पीरियड में 2 एपिक्स लिखे गए, ठीक है। इनका नाम क्या था? रामायणा एंड महाभारता, ठीक है। तो इनमें क्या है, अगर देखा जाए तो हिंदुज़म के जो सेंट्रल आइडियाज़ हैं वो इनमें इंक्लूड हैं। महाभारता जो है वो महर्षि वेदव्यास ने लिखी एंड रामायणा जो थी वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, ठीक है, कंपोज बाई महर्षि व्यासा, क्या? महाभारता। और बात करते हैं रामायणा की तो कंपोज बाई महर्षि वाल्मीकि या ऋषि वाल्मीकि, जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो इनके द्वारा ये लिखी गई। महाभारता की बात करें जो कि भगवत गीता, ठीक है, जिसमें क्या है भगवत गीता में? भगवत गीता में कौरव और पांडव के युद्ध की बात है, जिसमें कि भगवान कृष्ण जो हैं वो सपोर्ट करते हैं अर्जुन को, और अर्जुन को उस समय में वो क्या करते हैं, कुछ एडवाइस जो है वो देते हैं युद्ध शुरू होने से पहले और युद्ध के बीच बीच में, ठीक है। जब आप इससे इंट्रोड्यूस हो गए अच्छी तरह से, जब अर्जुन जो है अपनी फैमिली, ठीक है, जो कौरवास थे वो क्या थे, उनकी फैमिली के ही थे, तो उनसे नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि ये पता है जब युद्ध होता है तो बहुत सारे लोगों की जान जाती है। जब वो नहीं लड़ना चाहते थे तो उस समय में कई एडवाइस कह सकते हैं, उपदेश कह सकते हैं, प्रीचेस, वो उस समय में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया है, उसके बारे में है। रामायणा की बात करें तो भगवान राम के बारे में है, जो कि दशरथ के पुत्र थे, ठीक है, किस तरीके से कैसे कैसे चीज़ों को वो हैंडल करते हैं, ये या कह सकते हैं उनकी लाइफ के बारे में इसमें है। चलिए बात करते हैं हिंदुइज़्म, ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। तो हिंदुइज़्म की अगर हम देखें सोशल जो लाइफ थी उसी में, क्योंकि यहाँ जो लोग थे उनका रिलीजन माना गया हिंदू। अब जो ये हिंदू वर्ड है ये कहाँ से आया? हिंदू वर्ड जो है वो सिंधु से आया है। सिंधु क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, तो जो इंडस रिवर है उसी को संस्कृत में कहा गया है सिंधु, और उसी से बना है आपका हिंदू। ओके, तो हिंदुइज़्म जो है, ठीक है, उसकी रूट्स अगर देखी जाए, उसकी रूट्स ट्रेस की जाती है कहाँ? इंडस वैली कल्चर जो था, क्योंकि जब आर्यंस यहाँ आए थे उससे पहले यहाँ पर इंडस वैली कल्चर ही था। तो हिंदुइज़्म क्या है? इन दोनों की मिक्सिंग है। किसकी? जो आर्यन कल्चर था और इंडस वैली कल्चर था, इसकी मिक्सिंग है क्या आपका हिंदुइज़्म। हिंदू रिलीजन की अगर हम बात करें तो देखिए ये किसी पर्सन के द्वारा लाया हुआ नहीं है, ठीक है। अगर हम देखें जैसे इस्लाम है, इस्लाम में प्रॉफिट जो मोहम्मद थे पैगंबर, ठीक है, उनके द्वारा लाया गया। हम बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की तो वो जीसस के द्वारा लाया गया। बट यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी स्पिरिचुअल लीडर जो है वो नहीं पाया गया है, ठीक है। जो हिंदुइज़्म है ये कहाँ से आया? ये एक तरह की फ़िलॉसफी है, या कह सकते हैं जो सैकड़ों वर्षों में जो लोगों ने जो लाइफ जी, ठीक है, उसका जो एक्सपीरियंस रहा उससे आया है हिंदुइज़्म, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? क्योंकि ये जो रिलीजन है ये लोगों के अपनी जो लाइफ थी, लाइफ का जो वे था उसके अकॉर्डिंग बना है, न कि इसका कोई लीडर जो रहा हो उसने आगे ये चीज़ें फैलाई हैं, ठीक है। द एसेंस ऑफ हिंदुइज्म इज द बिलीव इन एन ऑल पावरफुल एंड ऑल परवेडिंग वन हु इज़ द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, ठीक है। थोड़ा सा समझने में टफ लगेगा, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हिंदुइज्म का जो एसेंस है, उसका सार या फिर कह सकते हैं उसका निचोड़ जो है वो क्या है? वो ये है कि ऑल पावरफुल, जिसके पास सारी शक्तियां हैं, ऑल परवेडिंग, जो कि सभी जगह पर है, ठीक है। ऐसा कौन है? ऐसे गॉड ही है, ठीक है, जिसके पास एक या सारी तरह की एनर्जी एंड पावर है, ठीक है, जो कि पूरी सृष्टि का क्या है?
और यहाँ पर है सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, जो कि पूरी सृष्टि का सोर्स है, ठीक है, वही है क्या, हिंदुइज्म या गॉड। गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, गॉड जो है वो यूनिवर्स का क्रिएटर है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं कि जो हम लोग मानते हैं कि जो यूनिवर्स है वो गॉड के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम एंड फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द एस्पेक्ट ऑफ हिज फोर्स, ठीक है, यानी कि गॉड जो हैं, ठीक है, जिनको हम अलग अलग, गॉड जो है वो अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों से जाने जाते हैं। अब उनका नाम और उनका जो रूप है, ठीक है, वो हम कैसे कह सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, वो ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि हम उनके जिस रूप की वर्शिप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें नाम एंड उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें फॉर्म जो है वो दे देते हैं। जैसे कहा जाता है गॉड जो है वो एक ही है ना, लेकिन लोगों की जिस तरीके से कह सकते हैं वर्शिप होती है, या फिर कह सकते हैं जिस तरीके से लोग जो हैं उसको एक्सपेक्ट होता है, ठीक है, उस तरीके से लोग उसको समझते हैं। जैसे कि अगर हमको क्या है, हमें शक्ति चाहिए, तो शक्ति के लिए हम क्या करते हैं कि पावर है, पावर चाहिए, उसके लिए हम दुर्गा जी की या फिर कहते हैं हनुमान जी की हम लोग वर्शिप करते हैं, है ना। उन चीज़ों के लिए, बुद्धि के लिए होता है, सरस्वती है वो विद्या के लिए हो गई, हनुमान जी हैं बुद्धि के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, गॉड एक ही है, बट हम जब उनकी जिस रूप की कह रहे हैं वर्शिप, जो चीज़ हम उनसे चाह रहे हैं, तो उनके उस फेज़ की, ठीक है, उस फॉर्म की हम वर्शिप कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम उनको रूप दे दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। जैसे सरस्वती जी हो गई, वो हम उनसे क्या विद्या के लिए हम लोग उनकी वर्शिप करते हैं, तो वहाँ एक लुक हमने दे दिया वहाँ पर कि ये विद्या की देवी सरस्वती हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं जैसे कि हम वेल्थ के लिए हम लोग कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक हम लोगों ने फॉर्म दे दिया लक्ष्मी जी का, है ना। तो ये क्या है, ये डिपेंड करता है पूरी तरह से कि आप किसकी वर्शिप कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको जाना जाता है, अलग अलग रूप, अलग अलग नामों से। चलिए, तो अभी हमने जाना कि जो गॉड है वो क्या है, यूनिवर्स का क्रिएटर है, ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो यूनिवर्स बनाने वाला, उसे चलाने वाला और उसे ख़त्म करने वाला, तीनों ही गॉड है, ठीक है। अब हम जब बात करें हिंदुइज्म की, तो हिंदुइज्म जो है उसके वो 3 मेन प्रिंसिपल पर डिपेंड है या बेस्ड है, ठीक है। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं? फर्स्ट है धर्मा, सेकेंड है कर्मा एंड थर्ड जो है वो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, ठीक है। अब ये क्या है, तो धर्मा, ठीक है, अब आप जब सुनोगे तो समझ जाओगे, अच्छा वही चीज़ें जो हम लोगों ने सुन रखी है। धर्मा वही कि जो इसका मोरल ये है कि मनुष्य को अपनी लाइफ में अच्छे काम करने चाहिए, सही तरीके से अच्छे काम करनी चाहिए, अपनी जो लाइफ है वो पवित्र रखनी चाहिए, पायस रखनी चाहिए। आते हैं कर्मा। कर्मा तो आप सभी उससे इंट्रोड्यूस हो गए, क्योंकि आजकल तो बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कर्मा की, तेरा कर्मा जो है वो लौट कर आएगा, है ना, वही वाला कर्मा ये है, ठीक है। कि यानी कि एक मनुष्य जो है उसे अपनी लाइफ में अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि वो जैसे काम करेगा वैसा ही आगे उसे फ्रूट जो है वो मिलेगा, यानी जैसे बीज डालोगे वही फल आएगा। वही चीज़ कि काम जो है वो हमें अपने अच्छे करने चाहिए, क्योंकि वही फिर हमारे पास लौट कर आते हैं, ठीक है। जो हमारा कर्मा होता है वही हमारा प्रेजेंट, या फिर कह सकते हैं जो हमारा प्रेजेंट है, जो हमारा फ्यूचर है, वो जिस तरीके का है वो हमारे कर्मा पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, ठीक है। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल यानी कि सोल की माइग्रेशन की बात कही गई है। कैसे? जैसे कि कहते हैं आत्मा जो है वो अजर अमर है, ठीक है, आत्मा अमर है, कभी भी उसकी डेथ नहीं होती, है ना। तो जो जब किसी की डेथ होती है वहाँ पर जो बॉडी है उसकी डेथ होती है, बट जो सोल होती है उसकी वो जीवित रहती है, ठीक है, उसकी डेथ नहीं होती। जब उसे नई बॉडी मिलती है वो उसका माइग्रेशन वहाँ पर हो जाता है, यही है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। तो ऐसी बातें जो है वो हिंदुइज्म में कही गई है। ये इन 3 कह सकते हैं जो प्रिंसिपल हैं इन पर वो बेस है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हिंदुइज्म का जो एसेंस है, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? उपनिषद जो हैं, ठीक है, वहाँ से इन्हें लिया गया है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि वो क्या है, देखा जाए तो हिंदू फिलॉसफी जो है, ठीक है, उसका बेसिक सोर्स है कौन? उपनिषद, ठीक है। हिंदू फिलॉसफी का बेसिक सोर्स यानी कि जिस तरीके से हिंदू रिलीजन जिसको हम लोग जिस तरीके से समझते हैं उसका बेसिक सोर्स आपका उपनिषद। चलिए अब इनकी इकोनॉमिक लाइफ देखते हैं। तो इकोनॉमिक लाइफ अगर हम देखें आर्यंस की, तो वो क्या थे? सेटल होकर रहने लगे थे, ठीक है, सेटल होकर रह रहे थे। इसके अलावा मेन ऑक्यूपेशन उनका क्या था? एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर किया करते थे, जो कि मेन ऑक्यूपेशन था उनका। फिर वही चीज़ कि जैसा हमने अभी तक देखा कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो वहाँ इंडस रिवर
और बाकी जो रिवर थी उनकी वजह से वहाँ पर एग्रीकल्चर जो था वो मेन उनका ऑक्यूपेशन था। यहाँ भी क्या है, पहले वो लोग सप्त सिंधु वाला जो रीजन था उधर की तरफ थे और उसके बाद वो लोग गैंगेटिक प्लेन की तरफ आ गए, ठीक है। तो उस गैंगेटिक वैली, तो उससे क्या हुआ कि यानी कि वहाँ पर भी एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर जो था वो मेन ऑक्यूपेशन था पहले की ही तरह अभी भी, लेकिन इसमें प्रॉस्पेरिटी जो थी वो ज़्यादा आई, ठीक है, इम्प्रूव हुई प्रॉस्पेरिटी इससे, क्योंकि इस समय तक आयरन की खोज हो गई थी। अब आयरन हम अगर देखें हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनमें आयरन का यूज़ हुआ है, जहाँ पर हमें नहीं दिखेगा आयरन का यूज़ हुआ है, बट किसी न किसी रूप में उसे बनाने में ही उसका यूज़ हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ देखो, अगर वो पूरी पूरी प्लास्टिक की दिख रही है, ठीक है, तो आप देखोगे उसमें आयरन तो नहीं दिख रहा है, आयरन नहीं दिख रहा है, बट उसे बनाने के लिए जो मशीनें लगी होंगी या उसकी कटाई छटाई के लिए या फिर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, या फिर जो भी रिसोर्सेज जो हम लैंड वगैरह से निकालते हैं, तो आयरन का यूज़ हर जगह होता है, ठीक है। तो आयरन के यूज़ से यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी जो थी वो बढ़ गई। द पीपल ऑफ दिस पीरियड ऑल्सो यूज पेंटेड ग्रे वेसल्स, ठीक है। तो पेंटेड ग्रे वेसल्स जो थे वो ये लोग यूज़ करते थे, जैसे कि पेंटेड वेसल्स हम लोगों ने पढ़े थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो यहाँ भी ये लोग यूज़ करते थे, बट वो ग्रे कलर के होते थे। इस तरीके के वेसल्स इस समय में पाए गए। डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, अब जाहिर सी बात है जब लंबे टाइम तक लोग जो थे अब सेटल होकर रह रहे हैं तो टाउन्स एंड सिटीज़ जो हैं वो डेवलप होंगी, उसी तरह यहाँ भी वो डेवलप हो रही थी। ट्रेड फ्लरिश थ्रू द बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम था तो ट्रेड जो था वो बार्टर सिस्टम के द्वारा फ्लरिश हो रहा था। बार्टर सिस्टम क्या है ये हम लोग स्टार्टिंग से ही बिल्कुल डिस्कस करते आ रहे हैं, इसलिए ये आपको क्लियर होगा कि बार्टर सिस्टम क्या है। इम्पैक्ट ऑफ आर्यन कल्चर, आर्यन कल्चर जो था उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि जो आर्यन सिविलाइजेशन है उसे क्रेडल कहा गया है इंडियन कल्चर का। क्यों कहा गया है? क्योंकि इंडियन कल्चर जो आज हम देख रहे हैं, ठीक है, तो जो आर्यन सिविलाइजेशन थी जो उस समय में कह सकते हैं जो लाइफ पूरी थी, जीने का जो तरीका था, जो वेदास लिखे गए, जो उपनिषद लिखे गए, ठीक है, तो उसके बेस पर ये आगे बढ़ा, डेवलप हुआ, इसीलिए उसको क्या कहा गया है, उसका क्रेडल, ठीक है। द हिंदुइज्म ऑफ टुडे इज बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ द वेदास एंड द उपनिषद, ठीक है। तो हिंदुइज्म क्या है, वो बेस है, किस पर है बेस है, वेदास एंड उपनिषद जो हैं उनकी फिलॉसफी पर। हमने पहले भी डिस्कस किया कि हिंदुइज्म क्या है, हिंदुइज्म वो है जो कि किसी भी कह सकते हैं स्पिरिचुअल लीडर के द्वारा नहीं लाया गया है, वो एक फिलॉसफी है, और फिलॉसफी किस पे बेस है, वो इन पे बेस है, ठीक है। द संस्कृत लैंग्वेज एंड वैदिक लिटरेचर, देखिए वैदिक लिटरेचर जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो ये क्या करते हैं, जो हमारे नेशन के लोग हैं जो कि मेजॉरिटी में हैं उनको बाइंड करके रखते हैं एज अ नेशन। क्या है, हम सभी इस वजह से आपस में जुड़कर रहते हैं, बंद कर रहते हैं। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।